हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप सबके सामने आज नया चैप्टर लेके हाजिर हूँ मैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारिता। ठीक है, आज पार्ट नंबर फर्स्ट इसका करने जा रहे हैं अपने। तो इसमें जो अपने आज टॉपिक करेंगे वो एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर है, चैप्टर की इंट्रोडक्शन आपको मैं करवाऊँगा, और दूसरा अपने कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि इस चैप्टर में आगे काम आएंगी आपके। ठीक है, तो वो परिभाषाएं इसमें अपने पढ़ेंगे। ये 4 परिभाषाएं दी हुई है यहाँ पे, चालक, कुचालक, मुक्त आवेश, बद्ध आवेश। भाई इनके बारे में पढ़ेंगे भी ये होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चैप्टर को समझना है, करना है इसे। और चलिए करते हैं स्टार्ट अपने आज की वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने है चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो धारिता क्या होती है और इसका क्या रिलेशन है विद्युत से, या वो सारा कुछ अपने आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट आगे और पार्ट में। आज अपने ओनली इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन और कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है कि अपने पिछले अध्याय में हमने आवेश निकाय की स्थिर विद्युत ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, यानी स्थिर विद्युत ऊर्जा के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हमारा मूल उद्देश्य संधारित्र के बारे में अध्ययन करना है, जो विद्युत ऊर्जा संचय की एक युक्ति है। ठीक है, इसमें अपने एक संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं कैपेसिटर। ये सारा चैप्टर क्या है, इस संधारित्र पर ही आधारित है। और ये संधारित्र होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है या एक परिपथ में काम आने वाला अवयव है। जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं ना, उस सर्किट में काम आने वाला क्या है, ये एक अवयव है। आपने कंप्यूटर का या फिर कई और चीज़ों का सर्किट देखा होगा, तो उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें उसमें लगी होती हैं। तो वो सारी चीज़ों के अलग अलग नाम होते हैं। उसमें एक चीज़ होती है जिसको अपने बोल देते हैं संधारित्र या कैपेसिटर। ठीक है, और इसका देखो काम क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा के संचय की युक्ति है, ये संधारित्र जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को संचित कर लेता है। मतलब कि विद्युत ऊर्जा किसके रूप में होती है, विद्युत धारा के रूप में। ठीक है ना, और वो विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों का प्रवाह। मतलब एक तरह से जो संधारित्र है ये आवेश को इकट्ठे करने वाली युक्ति है, ये एक ठीक है डिवाइस है एक। और आपने इसको देखा भी है अपने डेली लाइफ में संधारित्र कैसा होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसकी फोटो संधारित्र की। उसका काम क्या होता है आप देख ही लो एक बार, मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको संधारित्र होता कैसा है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे संधारित्र ही हैं। तो ऐसे जो आपनी चीज़ें हैं, खासकर ये वाला जो है ये आपने सर्किट में लगा देखा होगा। बाकी सारे ये कंपोनेंट भी क्या होते हैं, सर्किट में लगे हुए होते हैं, अलग अलग सर्किट्स में विद्युत परिपथों में लगे होते हैं। इन सभी को ये सारे ही क्या हैं, संधारित्र हैं। इसके 2 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल युक्ति बोल देते हैं इसे, 2 टर्मिनल डिवाइस तो या 2 टर्मिनल कंपोनेंट इसको बोल देते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये आवेश को संग्रहित करता है, या आवेश का मतलब विद्युत धारा को ये क्या करता है, इकट्ठी करता है। अब ये काम कैसे करता है संधारित्र और कैसे इसको परिपथ में लगाते हैं, इसके अंदर क्या कुछ होता है, वो सारा अपने इस चौथे चैप्टर में करने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, तो एक एक डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा और कैसे सर्किट्स में यूज होता है, क्या कुछ है, जितने भी क्वेश्चन आपके मन में हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो अब देखो कि आवश्यकता पड़ने पर संधारित्र के निरावेशन द्वारा यह विद्युत ऊर्जा पुनः अन्य रूप में प्राप्त की जा सकती है। यानी कि ये जो संधारित्र है ये विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा को क्या करता है, या आवेश को इकट्ठा कर लेता है। तो ये आवेश जहां कहीं भी सर्किट में चाहिए होता है वहां ये सप्लाई कर देता है। ठीक है ना, अब इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि किसी कैमरे में लगी फ्लैश इकाई में वस्तुतः आवेशित संधारित्र होते हैं जो बटन दबाने पर तेजी से निरावेशित होकर तीव्र प्रकाश का स्पंद उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त संधारित्र के परिपथीय अवयवों के रूप में कई महत्वपूर्ण उपयोग है। अब देखो मैं चैप्टर पर आता हूँ, अब आपको यहाँ पे समझाता हूँ, क्योंकि देखो वैसे चैप्टर में अगर मैं खोल के रखूंगा ना तो कॉपीराइट आने का ज़्यादा डर रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो उसने क्या कहा कि कैमरा जो होता है आपका, मोबाइल के कैमरे की फ्लैश जो होती है, तो मोबाइल के क्या होता है, मोबाइल का जितना भी सर्किट बना हुआ होता है उस सब में अपने को विद्युत धारा जो मिलती है मोबाइल को, उसकी बैटरी से मिलती है। अपने बैटरी को चार्ज करते हैं, आवेश देते हैं उसको, तो बैटरी विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा कर लेती है और आगे जैसे आप मोबाइल चलाते हो तो ये इसके सर्किट को करंट देता रहता है। लेकिन अब जो मोबाइल की फ्लैश होती है, फ्लैश लाइट होती है, वो आपको पता है कि बहुत ही तेज होती है।
तो उसको क्या होता है कि बाकी सर्किट की तुलना में वहां पे करंट ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वहां आपको लाइट ज़्यादा तेज चाहिए तो करंट ज़्यादा चाहिए होता है। तो एकदम से तो बैटरी से इतना करंट नहीं मिलता है, तो अपने उसके चारों तरफ क्या करते हैं, मोबाइल की फ्लैश को संधारित्र से जोड़ देते हैं। अब वो संधारित्र पता है क्या करते हैं कि जो बैटरी से करंट आता है, बैटरी से करंट तो थोड़ा आता है, उस थोड़े थोड़े करंट को वो जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते। करंट का मतलब यहाँ पे आवेश से है, मतलब थोड़ा थोड़ा आवेश उससे लेते रहेंगे, और जब आप उस मोबाइल फ्लैश को ऑन करोगे तो वो एकदम से अपना सारा आवेश उस फ्लैश को दे देंगे, जिससे एकदम से काफी ज्यादा मात्रा में क्या होगा, करंट उस फ्लैश में प्रवाहित होगा, तो मोबाइल की फ्लैश जलती है। ठीक है, मतलब कि जहां पे अपने को परिपथ में सर्किट में ज्यादा करंट एकदम से चाहिए होता है, वहां पे अपने संधारित्र यूज करते हैं। अब संधारित्र को देखो, आपने आपके घरों में पंखे हर एक के घर में होंगे, चाहे वो फराटा होता है जो वो वाला पंखा है, चाहे छत वाला पंखा है, उसमें सेल लगा होता है एक, ठीक है ना। वो सेल क्या होता है, एक संधारित्र ही होता है। वो सेल क्या करता है, अपने कह देते हैं ना, जब सेल डाउन हो गया तो पंखा स्लो हो जाता है, ठीक है ना, पंखा उतनी तेज चलता नहीं है। तो उस सेल का काम क्या होता है, वो एक संधारित्र होता है। वो क्या करता है कि पंखे की जो मोटर होती है, पंखे की जो मोटर होती है, जो अपने घरों में करंट आता है, वो करंट मोटर को घुमाने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। अब देखो एक चीज आप ये समझो कि किसी चीज को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, स्टार्ट करना मुश्किल होता है, मतलब अगर किसी चीज को आपको लुढ़काना हो तो एक बार आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन जब वो लुढ़क गई तब उस पर उतना जोर तो नहीं लगाना पड़ता, हर टाइम उतना नहीं लगाना पड़ता। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो पंखे की मोटर होती है, उसको एक बार जब स्टार्ट करते हैं ना, तो जड़त्व के कारण अपने को जोर उस पर ज्यादा लगाना पड़ता है घुमाने के लिए, तो उसको घुमाने के लिए अपने करंट यूज करते हैं। तो वो करंट अपने जो घरों में आता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो उस पंखे की मोटर को घुमा सके, ठीक है। तो तब अपने क्या कर देते हैं, वो सेल लगा देते हैं। वो सेल क्या करता है कि जब आप करंट स्टार्ट कर देते हो देना पंखे को, तो वो क्या करता है, कुछ कुछ करंट तो पंखे को देता है और कुछ कुछ क्या करता है, अपने अंदर जमा करता रहता है, और वो करंट उसको एक्स्ट्रा क्या होता है, वो सप्लाई करता रहता है, एकदम से पंखा घूमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि संधारित्र जो करंट आता है उसमें करंट क्या होगा, पहले संधारित्र में आएगा, संधारित्र में इकट्ठा हो गया कुछ करंट, तो वो एकदम से क्या करेगा, मोटर को दे देगा और मोटर एक बार घूमना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद लगातार क्या होगा कि वो जो आपका संधारित्र है वो करंट, देखो कुछ मात्रा में तो करंट पंखे को मिलता रहेगा और कुछ मात्रा में संधारित्र इकट्ठा करके देता रहेगा, मतलब करंट काफी मिलता रहता है मोटर को, पंखे की को। तो तभी संधारित्र क्या होता है कि एक सर्किट में जहां पर करंट की कमी लगे, अपने को जहां पर विद्युत धारा ज्यादा चाहिए होती है, एकदम से ज्यादा चाहिए होती है, वहां पे अपने इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपने क्या थे, संधारित्र का परिचय था, आपको मैंने बता दिया संधारित्र क्या चीज होती है, क्या इसका यूज होता है। बाकी डिटेल में आपको और चीजें बताता रहूंगा। देखो ऐसी चीजें सुनने में क्या होता है, इंटरेस्ट आता है, लेकिन इससे क्या है कि अपने थोड़ा लाइन से भटक भी जाते हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं होता। सिलेबस में अपने जो है वो अपने करेंगे। हाँ, बाकी आपको क्या है कि मैं इस पे चैनल पे अब एक बार तो सिलेबस ही चल रहा है, जब भी कभी फ्री होऊंगा आगे जब भी, तो एक अपने सीरीज स्टार्ट कर देंगे, जिसमें मेरे मन में ये इच्छा है कि आपको बेसिक जो अपने जनरल डेली लाइफ में फिजिक्स काम आती है, कैसे काम आती है, क्या क्या चीज़ होती है, जैसे मान लो घरों में लाइट कैसे आती है, विद्युत धारा कैसे आती है, या और बेसिक फिजिक्स के जो क्वेश्चन है, फिजिक्स जो जनरल अपनी डेली लाइफ में काम आती है, वो अपने डिस्कस किया करेंगे। कोई ना कोई एक टॉपिक उठा के आपको बताया करूँगा मैं, जिससे आपका थोड़ा यानी कि जनरल नॉलेज आपका स्ट्रांग होगा, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। कि आपको कई बार क्या होता है कि आसपास में लोग पूछने लग जाते हैं कि हाँ ये ऐसे क्यों होता है, आप बताओ, आप पढ़े हुए हो। तो वो जनरल क्वेश्चन जो अपने डेली लाइफ में काम आते हैं, वो क्वेश्चंस आपको बताने का प्रयास करूंगा मैं आगे, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तब बना दूंगा मैं। तो अब देखो अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं से। तो देखो बच्चों, इसमें परिभाषा है ना, जो वो आपने हो सकता है कि पहले पढ़ चुके हो, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, लेकिन काम पता क्या होता है, आप में से ज़्यादा बच्चों को ये वहम होगा कि ये वाली जो परिभाषाएं हैं पेपर में नहीं आती, ठीक है ना। तो पेपर में चलो ठीक है नहीं आती ये वाली परिभाषाएं, ये बात मैंने आपकी मान ली, लेकिन आप आगे जब क्या होता है, ये वाली परिभाषाएं पता काम कहाँ पे आती हैं। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं
कि जैसे हमारे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे कॉलेज में लेक्चरर के लिए इंटरव्यू थे, बीएससी फर्स्ट ईयर में था, तो तब वहाँ लेक्चरर के इंटरव्यू में जो हमारे सीनियर लेक्चरर थे उन्होंने उनसे पता है मैथमेटिक्स का इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने पता है क्या पूछा कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, कॉलेज लेक्चरर से। और वहाँ पे वो बंदे अटक गए, क्योंकि अपने क्या करते हैं कि हायर नॉलेज लेते लेते जो बड़े बड़े स्तर का नॉलेज है वो तो अपने ले लेते हैं, लेकिन छोटे स्तर वाला भूल जाते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे क्वेश्चन है ना, परिभाषाओं वाले, चालक हो गया, कुचालक हो गया, ये सामान्य आपसे कभी नहीं पूछेंगे आपके पेपर में। ये या तो कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं वो, क्योंकि इन क्वेश्चंस को बच्चे छोड़ देते हैं भी ये काम की नहीं है, लेकिन ये बहुत ही काम की होती हैं। और या आप कहीं इंटरव्यू में जाओगे, कभी भी कहीं भी इंटरव्यू में जाओ तो वहाँ आपसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हो। ठीक है, तो वहाँ आपकी याद होता है भी हाँ यार पढ़ा तो था मैंने, लेकिन ढंग से नहीं पता। वो ढंग से इस कारण नहीं पता होता क्योंकि आप इसको सीरियस नहीं लेते। ठीक है, तो हर एक चीज़ को जो आपको करवा रहा हूँ उसको सीरियसली पढ़ना आपने, ये आगे आपके काम आएगी। तो देखो पहली जो परिभाषा है इसमें वो क्या है, चालक की। तो चालक क्या होता है, कंडक्टर, कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह आसानी से हो जाता है और आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। यानी चालक क्या होते हैं, इनको सुचालक भी कह देते हैं। ठीक है ना, सुचालक या चालक एक ही बात है। तो कंडक्टर इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या होते हैं कि जिसमें आवेश का या विद्युत धारा का, क्योंकि देखो आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा होती है, तो या तो आवेशों का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह इसमें क्या हो, आसानी से हो जिन पदार्थों में, उनको अपने क्या बोल देते हैं, चालक बोल देते हैं। उदाहरण इसके दिए हुए हैं नीचे बहुत सारे। देखो ये वाली बुक वाला मैंने कुछ अलग से इसमें ऐड नहीं किया, बुक वाले को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया क्योंकि बुक में भी बहुत अच्छा दे रखा है ये वाला। तो बुक से पढ़ लो चाहे नोट से पढ़ लो, एक ही बात है, मेरा तो समझाना फर्ज है। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, पारा, अम्ल, क्षार, मनुष्य का शरीर, पृथ्वी आदि सभी क्या हैं, चालक हैं। ठीक है ना, आदि सभी क्या हैं, चालक हैं, क्योंकि पृथ्वी को आप जितना मर्जी आवेश दे दो, जितना मर्जी आवेश ले लो। ठीक है, पृथ्वी अगर चालक ना हो तो उसमें आवेश जाएगा ही नहीं। तो आप में से कई सोच रहे होंगे कि पृथ्वी कैसे है, तो इस कारण है कि पृथ्वी में से आवेश का प्रवाह हो सकता है, आवेश पृथ्वी को दे भी सकते हैं, वो उसमें चला भी जाता है, और आवेश पृथ्वी से ले भी अपने सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण है। और मनुष्य का शरीर तो है ही चालक, ये करंट लगता है ना अपने को, तो चालक ही अपने में से करंट प्रवाहित होता है। तो अब दूसरा है यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे नीचे ये लिखी हुई है, ये वाला क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाता है कई बार आपके, कंपटीशन आईआईटी, जेईई या नीट में नहीं, ये जनरल जो कंपटीशन होते हैं, जैसे मान लो एसएससी का पेपर हो गया, रेलवे का पेपर हो गया, ऐसे जो पेपर होते हैं, ये चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है ना, सिल्वर को सबसे अच्छा चालक मानते हैं, सिल्वर के बाद गोल्ड का नंबर आ जाता है, सोने का, वो भी एक बहुत अच्छा चालक है। तो चालकों में मुख्यतः क्या होता है, जो धातुएं होती हैं ना, वो धातुएं पाई जाती हैं, धातुएं क्या होती हैं, चालक होती हैं। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पर क्या है, विद्युत रोधी या कुचालक। तो कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश व विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है उन्हें कुचालक कहते हैं। इसमें कांच आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है, रबड़, सूखी लकड़ी आदि आ जाती हैं। अब गीली लकड़ी जो होगी वो विद्युत धारा की चालक होगी। ठीक है, वो उसको चालक कहेंगे, लेकिन जो सूखी लकड़ी है उसमें प्रवाह नहीं होता विद्युत धारा का। गीली लकड़ी में क्यों होगा, क्योंकि उसमें पानी होगा और पानी विद्युत धारा का प्रवाह करता है। ठीक है, तो अब कुचालक, इसमें कुचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, तो इन्हें क्या बोल देते हैं, परावैद्युत पदार्थ भी बोल देते हैं। परावैद्युत पदार्थ भी इन कुचालकों को कह देते हैं अपने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मुक्त आवेश, और एक आगे परिभाषा है कि बद्ध आवेश। तो ये परिभाषाएं है ना, जो मुक्त और बद्ध आवेश, ये चालकों और कुचालक या जो आपके विद्युत रोधी पदार्थ हैं उनमें वो ऐसा व्यवहार क्यों प्रदर्शित करते हैं, उस चीज को बताते हैं। भी चालक है वो विद्युत धारा का प्रवाह क्यों करते हैं, और जो कुचालक हैं वो विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं करते, उस चीज को अपने को मुक्त आवेश और बद्ध आवेश बताते हैं। ठीक है, तो उस चीज को परिभाषित करने के लिए भी चालक और कुचालक हैं वो विद्युत धारा का प्रवाह क्यों करते हैं, वो अपने को मुक्त और बद्ध आवेश बताते हैं। तो देखो पढ़ो क्या है, पहले मुक्त आवेश, फ्री चार्ज जिसे कह देते हैं, कि धात्विक चालक पदार्थों में जो धातु होते हैं या चालक पदार्थ, धात्विक चालक मतलब धातु भी है और चालक भी हैं, उनमें क्या होता है कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है।
ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी कि जो धात्विक चालक पदार्थ है उसमें क्या होगा कि जो बिल्कुल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का क्या होता है, आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, और वो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन को अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज बोल देते हैं। ठीक है। तो अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे इसकी परिभाषा कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु से स्वयं बाहर नहीं आ सकते, परंतु बाह्य ऊर्जा देने पर बाहर आ जाते हैं, वह परमाणु धनायन बन जाता है। भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो क्या है कि खुद नहीं बाहर आ सकते। ऐसे नहीं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो मतलब मुक्त हो गया, वो ऐसी चीज नहीं होती। मुक्त उनको तभी कह देते हैं कि वो क्या होता है, उन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है बहुत ही, यानी कि जो नाभिक के साथ वो बंधे होते हैं बहुत ही कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो वो क्या है कि जब उन्हें अपने बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा दे देंगे, मान लो किसी धातु को आपने गर्म कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन धातु को छोड़ के कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो और वो परमाणु क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा। धनायन क्यों बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उसने मुक्त कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया किसी परमाणु से, तो वो क्या बन जाएगा, धनायन ही बनेगा, इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करता है। तो मतलब इसमें क्या होगा कि जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा कोई भी परमाणु, तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा, धनायन बन जाएगा। अब आपको ये चीज याद रखनी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भी मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, बिल्कुल भी हाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन को जो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में होंगे वो बाहर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। सामान्यतः वो क्या होंगे, बाह्य कक्षा में रहेंगे, लेकिन नाभिक के साथ बहुत ही कम आकर्षण बल से। अगर आप उनको क्या करोगे, रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर भी रख दोगे ना, तो कमरे के ताप पर भी उनको कमरे के ताप वाली ऊर्जा मिलने से ही ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। अब मुक्त दो तरीके से हो सकते हैं ये, कैसे, एक तो क्या है कि थोड़ी सी ऊर्जा दो, उससे धातु को नहीं छोड़ के बाहर आएंगे, लेकिन जो परमाणु होगा उसके कक्ष को छोड़ देंगे, मतलब जो आपका पदार्थ है उसमें फ्री वो क्या होंगे, घूमना स्टार्ट कर देंगे, मतलब रहेंगे पदार्थ के अंदर ही लेकिन अपनी कक्षा को छोड़ देंगे। और दूसरी चीज है कि जब आप इसको और ऊर्जा दोगे तब वो धातु को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना। दो तरीके से मुक्त हो सकते हैं, दोनों स्थितियों में मुक्ति कहेंगे। एक तो क्या है कि अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर आना लेकिन रहना पदार्थ के अंदर ही, और लेकिन दूसरी स्थिति में क्या है कि पदार्थ को छोड़ के ही बाहर आ जाना, तो उसके लिए ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होगी, बस इतना ही फर्क है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अलावा पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, पदार्थ में या आयनों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बद्ध आवेश कहते हैं। अतः धातुओं में धारा प्रवाह में केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, न ही आयन और न ही बद्ध इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन या बद्ध आवेश। अब ये चीज समझो भी क्या होती है। अब मान लो आपके पास कोई ऐसे, मान लो ये नाभिक है, ठीक है, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, ऐसे कक्षा होती हैं, कक्षाएं होती हैं। मान लो मैं 3 कक्षाएं यहाँ पे बना रहा हूँ, 3 कोश बना रहा हूँ, कक्षा बना रहा हूँ, कुछ भी कह लो, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हैं, जैसे 2, 8 ऐसे करके भरते हो ना आप, तो वो सारे ये मान लो इलेक्ट्रॉन, मैं कुछ उदाहरण स्वरूप ले रहा हूँ भाई, ऐसे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे पड़े हैं ऐसे, तो ये बिल्कुल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर जो इस नाभिक का आकर्षण बल होगा वो बहुत ही कम होगा। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों को जब आप ऊर्जा दे दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसको छोड़ के बाहर आ जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉनों को ही क्या बोल देते हैं, मुक्त आवेश बोल देते हैं। अब आप देखो कि ये वाले तो चलो हो गए मुक्त, क्या हो गए, ये वाले मुक्त हो गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं मुक्त। अब देखो इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन रह गए जिन पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा है और ये इस धातु को या आयन को छोड़कर बाहर नहीं आ सकते। अब ये क्या बन गया, धातु का एक आयन बन गया। अगर मान लो ये कॉपर है तो ये Cu+ आयन बन गया, मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर 2 निकल रहे हैं तो Cu+2 बन जाएगा ये। ठीक है। तो अब ये एक आयन बन गया। तो आयन में मुक्त इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद जो अन्य इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को अपने क्या बोल देते हैं, बद्ध आवेश या बद्ध इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। बद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन धातु को छोड़कर या आयन को छोड़कर बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब कहने की बात यह है कि धातुओं में 3 चीजें होगी। एक तो हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा हो गया बाउंड इलेक्ट्रॉन या बद्ध आवेश,
दूसरा बाउंड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पर इसमें क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए तो इसमें आयन भी बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे। मतलब 3 चीजें हो गई धातु में। तो अब जब आपका धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, ना ही तो ये बद्ध इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे और ना ही ये आयन भाग लेते हैं। लेकिन जो आपके विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ मतलब जैसे आपका NaCl है, विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं, जिसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करो तो उसमें क्या बन जाता है, आयन बन जाते हैं और वो आयन ही विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो जब NaCl मान लो नमक का आप घोल लेते हो, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, तो इसमें क्या होता है, Na पॉजिटिव आयन अलग हो जाते हैं और Cl नेगेटिव आयन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अब ये यहाँ पे क्या है, आयन है। तो ये आयन अब क्या करेंगे, NaCl के घोल में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। तो जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट जाते हैं, उसमें तो आयन भाग लेते हैं विद्युत धारा के प्रवाह में। लेकिन अगर आपसे धातु पूछ ले तो धातु में कौन भाग लेता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो आपको चीज समझ आ गई। एक बार दोबारा सुन लो कि जो आपके पास धातुएं होती हैं, धातुओं में विद्युत धारा के प्रवाह में मुक्त इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और जो आपके पास विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, मतलब जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट जाते हैं, उसमें आयन भाग लेते हैं। हालांकि आयन धातुओं में भी होते हैं लेकिन धातुओं में वो भाग नहीं ले पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है कि ये लाइन आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट आता है बद्ध आवेश। तो बद्ध आवेश आपने समझ ही लिया क्या होता है कि कुचालक पदार्थ में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रबल आकर्षण बल होता है। वह ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से विचरण या पदार्थ से बाहर नहीं आ सकते, इन्हें बद्ध आवेश कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप मुझे ये बताओ कि बद्ध आवेश जो होते हैं वो ओनली कुचालक पदार्थों में होते हैं या चालक में भी होते हैं, बताओ, सोचो। ठीक है, और फिर यहां वीडियो को प्यूज करके और यहां सोचो एक बार। तो देखो क्या होता है कि जो आपके बद्ध आवेश हैं वो चालकों में भी होते हैं और कुचालकों में भी होते हैं। लेकिन फर्क क्या है, जो आपके चालक पदार्थ हैं, चालकों में क्या होता है, चालकों में 3 चीजें होती हैं। जो आपका चालक पदार्थ है, यहाँ पे मैं लिखना थोड़ा भूल गया, ये चीज मुझे अभी यानी कि ये चीज याद आई है। अगर मैं चालक और अचालक या कुचालक की बात करता हूं, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। चालकों में क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। क्या होगा, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे नंबर पर बद्ध इलेक्ट्रॉन भी होंगे, बद्ध होंगे। और तीसरे नंबर पर इसमें आयन भी होंगे। क्या होगा, आयन भी होंगे। और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह ये मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। लेकिन अचालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन होंगे। ना ही तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और ना ही इसमें कोई आयन होगा, ओनली बद्ध इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि जो बद्ध इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में ही पाए जाते हैं, चालक में भी पाए जाते हैं और कुचालक में भी पाए जाते हैं। चालक में तो किस में पाए जाएंगे, आयनों में पाए जाएंगे। मतलब कि जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो बद्ध हो जाएंगे, उनका विद्युत धारा के प्रवाह में योगदान नहीं होगा। लेकिन कुचालकों में पता है क्या होता है, कुचालकों में सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी है, चाहे वो बाह्यतम कोश के हैं, उन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या रहता है, प्रभावी रहता है। तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन ही क्या एक बद्ध आवेश की तरह या बद्ध इलेक्ट्रॉन की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो आपको मुक्त, बद्ध इलेक्ट्रॉन, चालक, कुचालक, मुक्त आवेश, बद्ध आवेश सारा समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। तो देखो आज की ये परिभाषाएं थी, कुछ बेसिक चीजें थी ये वाली, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, तो वो अपने आज डिस्कस की हैं। और आगे अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवण है। हालांकि जो अपना चैप्टर है धारिता वो इसके बाद में स्टार्ट होगा, धारिता तीसरे नंबर पर आएगी। दूसरा टॉपिक आपका परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवण होगा जो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, समझ आया या नहीं आया, या कैसे आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप अपनी तरफ से पूरी ट्राई करता हूँ आपको समझाने की, एक एक चीज़ बताने की। तो आप सपोर्ट करते रहें, कमेंट जरूर किया करें मेरी वीडियो पर, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों को वाकई समझ आ रहा है। आप पॉजिटिव कमेंट को जरूर किया करें जो मुझे मोटिवेशन दे सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।